दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएमबी इन इफेक्ट में। दोस्तों आज हम आपको बृहस्पति के बारे में कुछ ऐसे रोचक तत्वों को बताने जा रहे हैं जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा और शायद ही दोस्तों आपको इस पर भरोसा भी नहीं होगा कि बृहस्पति वाकई में ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना ज्यादा है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक ऐसे गैसीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे रात्रि में नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। वहीं दोस्तों पृथ्वी बृहस्पति दोस्तों इसकी त्रिज्या विश्व त्रिज्या लगभग उतनी सबसे ज्यादा ग्रहों के बराबर होती है। वहीं दोस्तों ये ग्रह प्राचीन काल से ही खगोलीय विधों द्वारा जाना जा रहा है तथा ये अनेकों संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। इसे जब पृथ्वी से देखा गया तो बृहस्पति -2.94 के सापेक्ष कांतिमान तक पहुंच सकता था। छाया डालने के लायक पर्याप्त उज्ज्वल जो इसे चंद्रमा और शुक्र के बाद आसमान की औसत त्रिज्या सर्वाधिक चमकीली वस्तु बनाए में रखती हैं के लिए कुछ होती हैं। बृहस्पति 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। वहीं दोस्तों इसका भारी तत्वों से युक्त एक चट्टानी कोर को हो सकता है। अपने तेज घूर्णन के कारण बृहस्पति का आकार एक चपटा उपगोल यानी कि भूमध्य रेखा के पास चारों ओर एक मामूली लेकिन ध्यान देने योग्य उभार लिए हुए हैं। इसके बाहरी वातावरण में विभिन्न अक्षांशों पर कई पृथक दृश्य पट्टियां नजर आती हैं जो अपनी सीमाओं के साथ भिन्न भिन्न वातावरण के परिणाम स्वरूप बनती रहती है। वहीं दोस्तों बृहस्पति के विस्मयकारी महान लाला धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट जो कि एक विशाल तूफानी है के अस्तित्व को 12वीं सदी के तब बाद में खोजा गया था और 12वीं सदी के बाद तब से ही जाना जाने लगा था। जब इसे पहली बार दूरबीन से देखा गया तो ये ग्रह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और एक धुंधले ग्रहीय वलय प्रणाली से घिरा हुआ था। बृहस्पति के कम से कम चंद्रमा में हैं। इनमें वे 4 सबसे बड़े चंद्रमा भी शामिल हैं जिसे गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है। दोस्तों पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज्यादा है। यही दोस्तों आपको बता दें यहाँ चंद्रमा का तात्पर्य उपग्रह से है। बृहस्पति का अनेक अवसरों पर रोबोटिक अंतरिक्ष और यान द्वारा विशेष रूप से पहले पायोनियर और वॉयेजर मिशन के दौरान के बाद में गैलीलियो यान के द्वारा अन्वेषण किया जाता रहा है। फरवरी 2007 में न्यूरोहैजाइमजन प्लूटो सहित बृहस्पति की यात्रा करने वाले अंतिम अंतरिक्ष यान था। इस यान की गति बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण को इस्तेमाल करके बढ़ाई गई थी। इस बाहरी ग्रहीय प्रणाली के भविष्य के अन्वेषण के लिए 70 संवत अगला लक्ष्य यूरोपा चंद्रमा पर बर्फ से ढके हुए तरल सागर शामिल हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 67 है। वहीं दोस्तों हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं जिसका गठन कैसे हुआ था। बृहस्पति की प्राथमिक तौर पर गैसों और तरल पदार्थों से बना हुआ है। 4 गैसीय ग्रहों से सबसे बड़ा होने के साथ साथ ये विषुवतीय व्यवहार के साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। वहीं दोस्तों बृहस्पति का घनत्व गैसीय ग्रहों से दूसरे सर्वाधिक लेकिन सभी 4 स्थलीय ग्रहों से कम है। दोस्तों रासायनिक संरचनाएं बृहस्पति का ऊपरी वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। वहीं दोस्तों ये ध्यान रहे कि यहाँ प्रतिशत का तात्पर्य अणुओं की मात्रा से है। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना ज्यादा होता है। ये संरचना तब बदलती है जब इसके द्रव्यमान के अनुपात को विभिन्न परमाणु के योगदान के रूप में वर्णित किया जाता है। इस प्रकार वातावरण लगभग 68 हाइड्रोजन और 24% हीलियम द्रव्यमान द्वारा और शेष 1% द्रव्यमान अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। इसके आंतरिक भाग में घने पदार्थ मिलते हैं और इसे मोटे तौर पर वितरण में हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य तत्वों का द्रव्यमान होता है। दोस्तों खगोल शास्त्रियों का मानना है कि बृहस्पति के केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन भयंकर दबाव से
कुचलकर धातु हाइड्रोजन के रूप में मौजूद है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रहों से अधिक शक्तिशाली है और वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह से पृथ्वी के अंदर की धातु हाइड्रोजन है। दोस्तों, बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन, जलवाष्प, अमोनिया और सिलिकॉन आधारित यौगिक मिले हुए हैं। इसे कार्बन, इथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फाइड और सल्फर के होने के बाद भी संकेत मिलते हैं। वहीं दोस्तों, वायुमंडल के महत्तम परत में जमी हुई अमोनिया के क्रिस्टल होते हैं और रक्त पैरामैंगनी मापने के माध्यम से जांचने पर जैविन और अन्य हाइड्रोकार्बन की मात्रा पाई जाती है। वहीं दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडलीय अनुपात खाद्य और निहारिका की सौंदर्य संरचना के बहुत करीब है। उत्तरी वायुमंडल में नियोन की मात्रा 20 भाग प्रति लाख है, जो सूर्य में प्रचुर मात्रा में लगभग 10 भाग प्रति 10 लाख होती है। बृहस्पति के वायुमंडलीय में भारी अक्रिय गैसों की प्रचुरता सूर्य से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा है। स्पेक्ट्रोस्कोप के आधार पर शनि संरचना में बृहस्पति के समान समझा जा सकता है, लेकिन अन्य दो गैसें हैं ग्रह यूरेनस और नेपच्यून के पास अपेक्षाकृत बहुत कम हाइड्रोजन और हीलियम है। वहीं दोस्तों, वायुमंडलीय परिवेश जांच के अभाव की वजह से बृहस्पति से परे बाहरी ग्रह उच्च गुणवत्ता वाले भारी तत्वों की बहुयात संख्या में कमी कर रहे हैं। दोस्तों, इसका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, बृहस्पति का द्रव्यमान हमारे सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का लगभग 4.7 गुना है। ये इतना बड़ा है कि सूर्य के साथ इसका बेरिसेंटर सूर्य की सतह के ऊपर सूर्य के केंद्र से 2.078 सौर त्रिज्या पर स्थित है। यद्यपि इस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी से 22 गुना बड़ी है। ये यहाँ पर अपेक्षाकृत बहुत कम घना है। बृहस्पति का आयतन पृथ्वी के बराबर है, तो भी द्रव्यमान पृथ्वी से मात्रा 327 गुना है। वही दोस्तों, बृहस्पति की त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या का लगभग 1/10वां है और इसका द्रव्यमान और सौर द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा मात्र है। इसलिए दोनों निकायों का घनत्व समान है। एक बृहस्पति द्रव्यमान में mj या mjup को यानी कि m जुपिटर को प्राय अन्य पिंडों के द्रव्यमान की एक इकाई के रूप में विशेष रूप से गैर गैसीय ग्रह और भूरे बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गैसीय ग्रह HD 209458b का द्रव्यमान 0.69 mj है, जबकि कोरोट JB का द्रव्यमान 0.0024 mj व्यक्त किया जाता है। वहीं दोस्तों, सैद्धांतिक मॉडल में संकेत मिलता है कि अगर बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक बढ़ जाए तो ये ग्रह सिकुड़ जाएगा। द्रव्यमान में मामूली परिवर्तन से इसकी त्रिज्या में कोई खास असर नहीं होगा। लगभग 800 m जुपिटर से अधिक होने पर आंतरिक भाग गुरुत्व बल के अंतर्गत संकुचित हो जाएगा और पदार्थ की मात्रा बढ़ने के बावजूद ग्रह के आयतन में कमी आ जाएगी। वहीं दोस्तों, बढ़ते द्रव्यमान के साथ संकोचन की प्रक्रिया पर्याप्त तारकीय प्रबलन और प्राप्त करने तक जारी रहेगी। जैसे कि 80 बृहस्पति द्रव्यमान के आसपास भूरे बोने का उच्च द्रव्यमान परिणाम स्वरूप है। बृहस्पति की संरचना और विकासवादी इतिहास के अनुरूप से इसे बड़े व्यास वाले ग्रह का नाम जाना जाता है। यद्यपि बृहस्पति को एक तीसरा सितारा बनने हेतु हाइड्रोजन संलयन के लिए 67 गुना बड़ा होने की आवश्यकता होगी। सबसे छोटे लाल बौने तारों की त्रिज्या पृथ्वी से लगभग 30% अधिक है। वहीं दोस्तों, इसके बावजूद भी पृथ्वी अभी भी सूर्य के प्राप्त की गई गर्मी की तुलना में अधिक विकिरित है और ये प्राप्त कुल और विकिरण के बराबर की ऊष्मा की मात्रा को अपने अंदर उत्पादित करती है। यही नहीं दोस्तों, इसके अतिरिक्त तापीय विकिरण ऊष्मा प्रवैगिकी प्रक्रिया के माध्यम से केल्विन हेल्महोल्ट्ज़ तंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्रह में प्रतिवर्ष लगभग 2 से 2 सेंटीमीटर से संकुचन होता है। वही दोस्तों, पहले जब ये ग्रह बना था तब ये बहुत बड़ा तप्त था और इसका व्यास भी वर्तमान से 2 गुना था। दोस्तों, आंतरिक संरचना है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बृहस्पति का घना
कोर तत्वों के एक मिश्रण के साथ बना है जो कुछ हीलियम युक्त तरल हाइड्रोजन धातु की परत से ढका है और इसकी बाहरी परत मुख्य रूप से आणविक हाइड्रोजन से बनी होती है। इस आधारभूत रूपरेखा के अलावा वहां अभी भी काफी अनिश्चितता है। इतनी गहराई के पदार्थ पर ताप और दाब के गुणों को देखते हुए प्राय इसके कोर को चट्टानी जैसा माना गया है, परंतु इसकी विस्तृत संरचना अज्ञात है। गुरुत्वाकर्षण माप द्वारा कोर के अस्तित्व का सुझाव दिया गया था, जो संकेत कर रहा था कि कोर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 12 से लेकर 84 गुना यानी 84 गुना यानी कि 43 गुना या बृहस्पति के कुल द्रव्यमान का लगभग 4% से लेकर 14% तक है। वहीं दोस्तों इसका कोर क्षेत्र घने धातु हाइड्रोजन से घिरा हुआ है जो बाहर की ओर बृहस्पति की त्रिज्या के लगभग 67 तक फैला हुआ है। हीलियम और नियॉन वर्षा की बूंदों के रूप में इस परत से होकर तेजी से नीचे की ओर बरसता है, जिससे ऊपरी वायुमंडल में इन तत्वों की बहुयात में कमी आ जाती है। वहीं दोस्तों धातु हाइड्रोजन की परत के ऊपर हाइड्रोजन का पारदर्शी आंतरिक वायुमंडल स्थित है। इस गहराई पर तापमान क्रांतिक तापमान के ऊपर होता है जो हाइड्रोजन के केवल 33 केल्विन है। इस अवस्था में द्रव और गैस में कोई भेद नहीं रखा जा सकता। तब हाइड्रोजन को परम क्रांतिक तरल अवस्था में होना चाहिए। ऊपरी परत में गैस के जैसा व्यवहार करना हाइड्रोजन के लिए एक सुगम होता है और जो नीचे की ओर विस्तार के साथ 2000 किलोमीटर की गहराई तक बन सकता है ना दोस्तों, काफी कमाल का फैक्ट। वहीं दोस्तों इसके अतिरिक्त अधिक गहराई में यह तरल जैसा होता है। एक बार नीचे उतर जाने पर गैस धीरे धीरे गर्म और घनी होती जाती है, लेकिन भौतिक रूप से इसका कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। पृथ्वी के बृहस्पति के अंदर की कोर ओर जाने से ताप और दाब में तेजी से वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि 20,000 केल्विन तापमान और 200 जीपीए यानी गीगा पास्कल दबाव के चरम संक्रमण क्षेत्र पर जहां हाइड्रोजन अपने क्रांतिक बिंदु से अधिक गर्म होता है वहां धातु बन जाती है। कोर की सीमा पर तापमान 36,000 केल्विन और आंतरिक दबाव 3,000 से लेकर 4,700 जीपीए का अनुमान लगाया गया है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं बृहस्पति के वायुमंडलीय के बारे में। बृहस्पति पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रहीय वायुमंडल है जो ऊंचाई में 8,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं दोस्तों बृहस्पति पर कोई धरातल नहीं है, इसलिए साधारणतः वायुमंडल के आधार को उस बिंदु पर माना जाता है जहां वायुमंडलीय दाब पर 10 बार इकाई के बराबर या पृथ्वी के सतही दबाव का 20 गुना होता है। वहीं दोस्तों बादल परत, बृहस्पति सदा अमोनिया क्रिस्टल और संभवतः अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड के बादलों से ढका रहता है। ये बादल ट्रोपोपाउस में स्थित होते हैं और अन्य विभिन्न अक्षांशों के धारियों में विस्तृत हैं। इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इन धारियों को हल्के रंग के क्षेत्र यानी कि जोन्स और गहरे रंग की पट्टी यानी कि बेल्ट्स में उप विभाजित किया गया है। इन परस्पर विरोधी परिसंरचनाएं आकृतियों की पारंपरिक क्रियाएं तूफान हैं और अस्त व्यवस्था का कारण होती है। क्षेत्र में पवन की गति 200 मीटर प्रति सेकंड होती है, आम बात है, और क्षेत्रों की चौड़ाई में रंग तीव्रता में वर्ष दर भिन्नता देखी जाती है, लेकिन उनमें इतनी स्थिरता बनी रहती है कि खगोलीय विधि पहचान कर उन्हें कोई नहीं दे सका। बादल परत की गहराई लगभग 60 किलोमीटर है और ये बादलों के कम से कम को पटावों से मिलकर बनी है। एक निचला मोटा पटाव और एक पतला सा सुथरा क्षेत्र। बृहस्पति के वातावरण में बिजली की चमक के प्रमाण मिलने से लगता है कि अमोनिया परत के भीतर जलीय बादलों का एक पतली परत हो सकती है। बिजली की ये चमक जलीय द्रव्यता यानी कि पोलैरिटी के कारण होती है, जो कि जलीय बादलों को बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक आवेश बनाने में सक्षम बनाती है। ये विद्युत चमक पृथ्वी पर होने वाले बिजली के चमक से 1000 गुना तक शक्तिशाली हो सकती है। वहीं दोस्तों बढ़ती आंतरिक गर्मी से प्रेरित होकर जलीय बादल गरज का रूप ले सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें बृहस्पति के बादलों का नारंगी और भूरापन यौगिक द्वारा उमड़ने के कारण है और रंगों में ये बदलाव तब होता है
जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें इस प्रकाश इससे गुजरती है। विशाल लाल धब्बा और अन्य छोटे भंवर। बृहस्पति पर सबसे जानी पहचानी आकृति विशाल लाल धब्बा या ग्रेट रेड स्पॉट है। ये पृथ्वी से भी बड़ा एक चक्रवाती तूफान है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 22 डिग्री पर स्थित है। इसके अस्तित्व में ये इससे भी पहले यानी कि जान लिया गया था। गणितीय मॉडल बताते हैं कि ये तूफान शाश्वत है और इस आकृति का अस्तित्व चिरस्थायी है। इस तूफान का आकार इतना पर्याप्त है कि इसे 12 सेंटीमीटर से एपर्चर से या उससे ज़्यादा के भू आधारित दूरदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। वहीं दोस्तों ये अंडाकार धब्बा 6 घंटों की अवधि के साथ वामवर्त घूर्णन करता है। दोस्तों इतना बड़ा है कि इससे 3 पृथ्वियां समा सकती है ना दोस्तों, काफी मजेदार फैक्ट। इस तूफान की अधिकतम ऊंचाई ऊपर बादलों में 8 किलोमीटर ऊपर हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इस गैसीय ग्रह के अशांत वातावरण में इस तरह के तूफान होना आम बात है। बृहस्पति पर सफेद और भूरे रंग के बेनाम छोटे छोटे धब्बे हैं। सफेद धब्बे ऊपरी वातावरण के ऊपर अपेक्षाकृत शांत बादल से मिलकर बने हैं। इसके विपरीत भूरे धब्बे गर्म होते हैं और अन्य सामान्य बादल के परत के भीतर बने रहते हैं। इससे पहले कि वोयेजर इस आकृति की तूफानी प्रकृति में पुष्टि करता है, यह जान लिया गया था कि इस धब्बे का संबंध इस ग्रह की किसी गहरी संरचना से नहीं और इस बात के पुख्ता प्रमाण भी थे, जैसे कि इसकी घूर्णन गति अपने इर्द गिर्द मौजूद वातावरण की अपेक्षा भिन्न है और कभी ये तेज घूमता है तो कभी ये बहुत धीमे। ये तूफानी धब्बा अपने दर्ज इतिहास के दौरान किसी भी संभावित नियमित आवर्ती निशान के सापेक्ष ग्रह के चारों ओर कई बार यात्रा कर चुका है। दोस्तों ग्रहीय छल्ले। दोस्तों पृथ्वी में एक धुंधली वलय प्रणाली है जो मुख्यतः 3 भागों से बनी है। अंदरूनी छल्ला, अपेक्षाकृत चमकीला मुख्य छल्ला और बाहरी पतला छल्ला है। ऐसा लगता है कि छल्ले शनि के छल्ले जैसे बर्फीले ना होकर धूल से बने हुए हैं। संभवतः इसका मुख्य छल्ला एड्रस्टिया और मिटस चंद्रमा की सामग्री के छिटकने से बना है। ये आमतौर पर चांद पर वापस गिरने वाली वह सामग्री है जिसे बृहस्पति के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने अपनी ओर खींच लिया था। इस घूमती सामग्री की कक्षा की दिशा बृहस्पति की ओर है और इस तरह थीबी और अमलथिया चंद्रमा संभवतः 2 अलग अलग घटकों की धूल युक्त बाहरी छल्लों से बना होता है। अमलथिया की कक्षा के साथ वहां चट्टानी छल्ले के भी परिणाम मिलते हैं जो इसी चंद्रमा के मलबे से बने होते हैं। मैग्नेटोस्फीयर। दोस्तों मैग्नेटोस्फीयर बृहस्पति का व्यापक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी की तुलना में 14 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों इसकी अगर तक के विवरणों से सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वहीं दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति भंवर धाराओं से होती है जो धातु हाइड्रोजन कोर के भीतर सुचालक पदार्थों के घूमने से बनती है। आयो लो चंद्रमा पर ज्वालामुखी बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और गैस उत्सर्जित करती है। अपनी कक्षा के साथ साथ गैस से टॉरस बनता है। यह गैस मैग्नेटोस्फीयर में आयनीकृत होकर सल्फर और ऑक्सीजन आयन उत्पादित करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, ये दोनों परस्पर बृहस्पति के वायुमंडल से उत्पन्न हाइड्रोजन और आयनों से मिलकर बृहस्पति के विषुवत तल में एक प्लाज्मा चादर बनाते हैं। इस चादर में प्लाज्मा ग्रह के साथ साथ घूमने लगता है और चुंबकीय डिस्क की तुलना में चुंबकीय ध्रुवीय विरूपण का कारण बनता है। प्लाज्मा चादर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक और एक शक्तिशाली रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है जो कि दोस्तों मेगाहर्ट्ज प्रसार का विस्फोट पैदा करती है। वही दोस्तों इस ग्रह से बृहस्पति अर्ध व्यास की दूरी पर सौर वायु के साथ मैग्नेटोस्फीयर के संपर्क से वो शोक पैदा होता है। बृहस्पति का मैग्नेटोस्फीयर मैग्नेटोस्पाउस से घिरा है जो कि मैग्नेटोस्थील्स के अंदरूनी किनारे पर स्थित है। मैग्नेटोस्फीयर और बोसो के बीच का क्षेत्र है। सौर वायु इसी क्षेत्र से टकरा कर बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर
को तान देता है और तनाव और ये विस्तार शनि की कक्षा के पास पहुंचने से तक जारी रहता है। दोस्तों, बृहस्पति के चारों बड़े चंद्रमा की कक्षाएं मैग्नेटोस्फीयर के अंदर स्थित हैं, जो सौर वायु से अपनी रक्षा करती है। वहीं दोस्तों, बृहस्पति का मैग्नेटोस्फीयर ग्रह के द्रव्य क्षेत्रों से द्रव्य धारा की रेडियो उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। आयो चंद्रमा पर ज्वालामुखी गतिविधि बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर में गैस फेंक कर ग्रह की आसपास कणों को टायरस बनाता है। जैसे ही ये आयो टॉरस से होकर गुजरता है, ये टकराहट से अल्फवेन तरंग उत्पन्न होती है, जो आयनित पदार्थों को वहन कर बृहस्पति के ध्रुवीय क्षेत्र से मिल जाती है। परिणाम स्वरूप साइक्लोट्रॉन मेसर तंत्र के माध्यम से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है और दोस्तों, ऊर्जा एक शंकु आकार की सतह के साथ बाहर की ओर फैलता रहता है। वही दोस्तों, जब पृथ्वी पर इस शंकु का काटती है तो बृहस्पति से रेडियो उत्सर्जन और सौर रेडियो उत्सर्जन से अधिक हो सकता है। वही दोस्तों, परिक्रमा एवं घूर्णन। दोस्तों, बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जिसका सूर्य के साथ साझा द्रव्यमान केंद्र सूर्य के आयन से बाहर स्थित है। बृहस्पति की सूर्य से औसत दूरी 68 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। वहीं दोस्तों, तथा इस सूर्य का एक पूर्ण चक्र हर एक वर्ष में लगता रहता है। शनि की तुलना में 2/3 पक्षीय अवधि सौरमंडल के इन दो बड़े ग्रहों के मध्य में 8.2 का परिक्रमण तालमेल ऑर्बिटल रेसोनेंस बनता है। अर्थात बृहस्पति सूर्य के 5 चक्कर और शनि सूर्य के 2 चक्कर समान समय लगता है। इसके अंडाकार कक्षा पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा झुकी हुई है। वहीं दोस्तों, विकेंद्रिता के कारण बृहस्पति की सूर्य से दूरी विविधतापूर्ण पाई जाती है। अब इसके अपसौर और उपसौर के बीच का एक फर्क 8.7 करोड़ किलोमीटर है। वहीं दोस्तों, बृहस्पति का अक्षीय झुकाव बहुत कम है, लेकिन 3.13 डिग्री होने से पृथ्वी पर और मंगल जैसे महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तन का इस ग्रह का कोई भी अनुभव नहीं है। बृहस्पति का घूर्णन सौरमंडल के सभी ग्रहों से सबसे तेज है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन 20 घंटे में ही पूरा कर लेता है और दोस्तों, ये भूमध्य रेखा में उभरा हुआ प्रतीत होता है, जो भू आधारित दूरदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। इस घूर्णन को 24.89 मीटर की प्रति सेकंड की स्क्वायर भूमध्य रेखा सतह गुरुत्वाकर्षण की तुलना में भूमध्य रेखा पर की जरूरत होती है। इस तरह भूमध्य रेखीय सतह पर परिणाम त्वरण केवल 23.12 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इस ग्रह का आकार चपटा उपगोल जैसा है, जिसका अर्थ है कि इसे भूमध्य रेखा के आर पार का व्यास इन द्रवों के बीच व्यास को 8,268 किलोमीटर अधिक लंबा होता है। वहीं दोस्तों, चूंकि बृहस्पति का एक ठोस ग्रह नहीं है, इसके ऊपरी वायुमंडल के अनेक घूर्णन गतियां हैं। इसके ध्रुवीय वायुमंडल का घूर्णन भूमध्य रेखीय वायुमंडल से 8 मिनट लंबा है। वहीं दोस्तों, गतिविधियों की 3 प्रणालियों से सापेक्ष निशानी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विशेष रूप से जब वायुमंडलीय लक्षणों का अभिलेख किया जाता है तो प्रणाली 20 उत्तर से लेकर 20 दक्षिण अक्षांश पर 8 घंटे से लेकर 9 घंटे और 6 मिनट और 30 सेकंड के बराबर होता है। 30 सेकंड से भी कम होता है दोस्तों। इसके उत्तर और दक्षिण के सारे अक्षांशों पर लागू घूर्णन अवधि सेकंड प्रणाली थर्ड को पहले रेडियो खगोलविद के परिभाषित किया था। ये ग्रह की मैग्नेटोस्फीयर में मेल खाता है और ये अवधि बृहस्पति की आधिकारिक घूर्णन अवधि है। अवलोकन। दोस्तों, बृहस्पति सामान्यतः आकाश में चौथा सबसे चमकदार निकाय है। सूर्य, शुक्र ग्रह और हमारे चंद्रमा के बाद आता है। किसी समय पर मंगल ग्रह बृहस्पति से उज्ज्वल दिखाई देता था। ये पृथ्वी के संदर्भ में बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करता है। ये दृश्य परिणाम में भिन्न हो सकते हैं और जैसे जैसे भिन्नता मुख्य रूप से पाई जाती है, जैसे तेज चमक से लेकर सूर्य के संयोजन के दौरान है, जैसा मंद है। पृथ्वी का कोणीय व्यास इस तरह से है
इस तरह से आर्क सेकंडों से बदलता है। अनुकूल विमुक्तता तब पाई जाती है जब बृहस्पति अपसोर से होकर गुजर रहा होता है, और यही स्थिति प्रत्येक चक्र में एक बार पाई जाती है। जैसे बृहस्पति मार्च 2011 में अपसोर के निकट पहुंचा था। सितंबर 2010 में ये अनुकूल विमुक्त थी। वहीं दोस्तों सूर्य के चारों ओर बृहस्पति के साथ कक्षीय दौड़ में पृथ्वी प्रत्येक 367.2 दिनों पर बृहस्पति को पार कर लेती है। इस अवधि को एक संयुक्त काल कहा जाता है। इस स्थिति में बृहस्पति पृष्ठभूमि सितारों के संदर्भ में प्रगतिमान गति के अंतर्गत गुजरता है दिखाई देता है। यही कारण है कि इस अवधि के लिए बृहस्पति रात्रि आसमान में पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है, एक पक्ष गति का प्रदर्शन करता है। वहीं दोस्तों बृहस्पति की 12 वर्षीय कक्षीय अवधि है, राशि चक्र के दौरान ज्योतिषीय चिन्हों से मेल खाती हुई नजर आती है, और ये चिन्हों के ऐतिहासिक मूल हो सकते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक बार जब बृहस्पति विमुक्तता तक पहुंचता है और ये पूर्व की ओर लगभग 30 डिग्री खिसक गया है, तो एक राशि चक्र की चौड़ाई हो जाती है। वही दोस्तों चूंकि बृहस्पति की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर है, बृहस्पति का स्थित कोण जैसा पृथ्वी से देखा गया है कभी 22 डिग्री से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि जब भू आधारित दूरबीन के माध्यम से इसे देखा जाता है तो यह हमेशा लगभग पूरी तरह से प्रादीप्त दिखाई देता है। केवल बृहस्पति के लिए ही अंतरिक्ष यान मिशन के दौरान इस ग्रह का अर्ध चंद्रमाकार रूप से प्राप्त किया गया था। अनुसंधान एवं अन्वेषण। पूर्व दूरबीन अनुसंधान। दोस्तों पृथ्वी का प्रक्षेपण यूपी ईसा पूर्व के बेबीलोनियन खगोलविद से चला आ रहा है। चीनी खगोल विज्ञान इतिहासकार जी जोंग ने दावा किया था कि एक चीनी खगोल शास्त्री जेंडी ने बिना दृश्य साधनों की सहायता से बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक की खोज की थी। यदि सही है तो ये गैलीलियो की खोज से लगभग 2 शताब्दियों की पहले की बात है। अपनी दूसरी सदी के आल्मगस्ट कृति में हेलेनिस्टिक में खगोलविद क्लॉडियस टोलेमस ने पृथ्वी के सापेक्ष बृहस्पति की गति की व्याख्या के लिए डिफरेंस ऑफ एपिसाइकल पर आधारित एक भूकेंद्रित ग्रहीय मॉडल का निर्माण करती है, जिसे पृथ्वी के चारों ओर उसकी कक्षीय वर्षा के रूप में दी गई है। वही दोस्तों भारतीय गणित और खगोल विज्ञान के उत्तम युग से एक गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने भी बृहस्पति की कक्षीय अवधि का अनुमान लगाया था। वही दोस्तों भू आधारित दूरदर्शी अनुसंधान। दोस्तों गैलीलियो गैलीली ने एक दूरदर्शी का उपयोग करते हुए बृहस्पति के 4 बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। ये गैलीलियो चंद्रमा के रूप में जाना जाता है और पृथ्वी के अलावा अन्य चंद्रमाओं का एक पहला दूरदर्शी अवलोकन माना जाता है। ये गैलीलियो की भी एक खगोलीय गति की एक प्रथम खोज थी, जिसके केंद्र पर स्पष्ट रूप से पृथ्वी नहीं थी। ये कोपरनिकस के ग्रहों की गति का सूर्य केंद्रित सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमुख बात थी। गैलीलियो के इस कोपरनिकस सिद्धांत के मुखर समर्थन के अन्य उन्हें न्यायिक जांच के भयावह घेरे में ला खड़ा दिया गया। बृहस्पति पर धब्बे और रंगीन चट्टानों पट्टियों की खोज के लिए कैसिनी एक नई दूरबीन का प्रयोग किया करते थे और ध्यान से देखा तो ग्रह चपटा दिखाई दिया। वे ग्रह की घूर्णन अवधि का अनुमान लगाने में सक्षम थे। वहीं दोस्तों इसके वातावरण में भिन्न भिन्न घूर्णन के अधीन चलायमान है। विशाल लाल धब्बा बृहस्पति के दक्षिण गोलार्ध में एक प्रख्यात अंडाकार प्राकृति है। रॉबर्ट हुक द्वारा पहले देखा गया था। और वहीं दोस्तों औसत विक्रेता हेनरिच रिस्कावेचे ने विशाल लाल धब्बे के विस्तार को दिखाने के लिए सबसे पहले ज्ञात आरेखन प्रस्तुत किया था। लाल धब्बे कथित में विशिष्ट बनने से पहले के बीच कई अवसरों पर सृष्टि से खो गए थे।
वहीं दोस्तों गियोवानी बैरेली और कैसिनी दोनों ने बृहस्पति चंद्रमाओं की गतियों की सावधानीपूर्वक सारणियां बनाई थी। इससे उन समयों के पूर्वानुमानों की अनुमति दी जब चंद्रमा ग्रह के आगे या पीछे से गुजरेंगे। ये देखा गया कि जब पृथ्वी की ओर से बृहस्पति सूर्य के विपरीत पक्ष पर जाता था तो ये घटना 28 मिनट की पाई गई। बाद के वर्षों और अधिक की उम्मीद थी। ओली रोमन ने तर्कों से निष्कर्ष निकाला कि दृष्टि तात्कालिक नहीं है और समय की इस विसंगति का प्रयोग प्रकाश की गति का अवलोकन करने के लिए किया था। वहीं दोस्तों 3 दीर्घायु प्रतिचक्रीयवातीय आकृतियों का सफेद अंडे कहा गया था। कई दशकों के लिए वे वातावरण में अलग विशेषताओं के रूप में बने रहे। कभी कभी एक दूसरे के निकट आ जाते थे लेकिन कभी भी विलीन नहीं हुए। अंततः उसमें 2 सेकंड में 2 अंडों में विलय कर दिया गया था। फिर 2000 में तीसरे का अपने साथ मिला दिया और ओवल बीए का निर्माण कर दिया। रेडियो दूरदर्शी अनुसंधान दोस्तों वॉन वर्क और कैथन फ्रैंकलिन ने बृहस्पति से आने वाले 22.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो संकेतों के विचारों का पता लगाया था। वो क्षारों की ये अवधि ग्रह के घूर्णन से मेल खाई और वे इस जानकारी का उपयोग कर पृथ्वी पर घूर्णन दर को परिष्कृत करने में सक्षम हुए थे। वहीं दोस्तों बृहस्पति से आने वाली रेडियो बौछारों से 2 रूप में पाई गई थी। कई सेकंडों तक चलने वाली लंबी बौछारें यानी कि एल बौछारें और छोटी बौछारें एस बौछारें जिसकी अवधि सेकंड के 100वें भाग से भी कम थी। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति से प्रसारित रेडियो संकेतों के 3 रूप होते हैं। डेकामीट्रिक रेडियो बौछारें बृहस्पति के घूर्णन के साथ बदलती हैं और बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अवयव के संपर्क में प्रभावित होती हैं। वहीं दोस्तों डेसीमीट्रिक रेडियो उत्सर्जन में पहली बार फ्रैंक ड्रैक और हैन क्वांतुम द्वारा अवलोकित किया गया था। इस संकेत की उत्पत्ति बृहस्पति भूमध्य रेखा के आसपास की एक टोरस आकार की पट्टी से हुई थी। यह संकेत बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में त्वरित इलेक्ट्रॉनों से साइक्लोट्रॉन विकिरण के कारण होता था। यही नहीं दोस्तों तापीय विकिरण बृहस्पति के विकिरण वातावरण में गर्मी द्वारा उत्पादित होता था। अंतरिक्ष प्रोब के साथ अन्वेषण दोस्तों बृहस्पति का द्वारा है विशेष रूप से उल्लेखनीय पायोनियर 20 अंतरिक्ष यान है। बृहस्पति इतना पर्याप्त करीब पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान है जो कि सौरमंडल के इस बड़े ग्रह के गुणों और तत्वों की जानकारी वापस भेज सके। सौरमंडल के भीतर अन्य ग्रहों के लिए उड़ान ऊर्जा की कीमत पर संपन्न होती है जो अंतरिक्ष यान के वेग में शुद्ध परिवर्तन और धब्बे या डेल्टा वी के द्वारा वर्णित किया गया है। पृथ्वी से बृहस्पति के लिए निम्न पृथ्वी कक्षा से होमान स्थानांतरण कक्षा में पृथ्वी के प्रवेश के लिए 8.6 किलोमीटर प्रति सेकंड डेल्टा वी की आवश्यकता होती है। तुलना के लिए निम्न पृथ्वी कक्षा पर पहुंचने के लिए 9.6 किलोमीटर सेकंड डेल्टा वी की जरूरत होती है। वहीं सौभाग्य से बृहस्पति पहुंचने के लिए ग्रहीय उड़ानों की ऊर्जा की जरूरत गुरुत्वाकर्षण की सहायता से कम की जा सकती है। वही दोस्तों अन्यथा लंबी अवधि की उड़ान की कीमतों में काफी कमी आ सकती है। उड़ान अभियान दोस्तों अनेक अंतरिक्ष यानों से ग्रहीय उड़ान की कौशलताओं का प्रदर्शन किया है जिसने उनके बृहस्पति के अवलोकन क्षेत्र के भीतर ला दिया था। पायोनियर मिशन ने बृहस्पति के वायुमंडल और उनके चंद्रमाओं की पहली नजदीकी छवियों को प्राप्त किया था। उसने पाया कि ग्रह के पास का विकिरण क्षेत्र उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन दोनों अंतरिक्ष यान इस वातावरण में जीवित रहने में कामयाब रहे। इस अंतरिक्ष यान के प्रक्षेप पथ का उपयोग करने के लिए किया गया था। और वहीं दोस्तों ग्रह द्वारा रेडियो संकेतों को ढकने
ढकने को परिणाम स्वरूप बृहस्पति के व्यास और ध्रुवीय सपाट राशि के बेहतर माप के रूप में लिया गया था। वहीं दोस्तों 6 वर्ष बाद वॉयेजर मिशन से गैलीलियन चंद्रमाओं की समझ में बेहद सुधार हुआ है और बृहस्पति के छल्लों की खोज हुई। उसने ये भी पुष्टि से विशाल लाल धब्बे प्रति चक्रवार्तित था। छवियों की तुलना से पता चला कि पोइनियर मिशन के बाद लाल धब्बों का रंग बदल गया था और यह बदलाव नारंगी से गहरे भूरे की ओर हो गया था। आयनित परमाणु और टॉरस की खोज आयो के कक्षों के पथ पर के साथ साथ हुई थी और चंद्रमा की सतह पर जहां ज्वालामुखी पाए गए कुछ में फूटने की प्रक्रिया चल रही थी। जैसे ही अंतरिक्ष यान ग्रह के पीछे से गुजरा, रात्रि पक्ष के वातावरण से इनकी बिजली की चमक अवलोकित की गई थी। बृहस्पति के मुठभेड़ के लिए अगला मिशन यूलियस और अयान से था। सूर्य के चारों ओर एक ध्रुवीय कक्षा प्राप्त करने के लिए कालाबाजी का प्रदर्शन किया था। गुजारे के दौरान अंतरिक्ष यान से बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर के अध्ययन का संचालन किया गया था। वहीं दोस्तों यूलियस के पास कैमरा नहीं होने से कोई छवि नहीं मिली, लेकिन 6 साल बाद एक दूसरी उड़ान बहुत अधिक से अधिक दूरी पर की गई थी। दोस्तों सन 2000 में कैसिनी यान ने शनि मार्ग के लिए बृहस्पति से उड़ान भरी थी और कभी ग्रह से बनी कुछ उसमें स्पष्टता की छवियां प्रदान की थी। 17 दिसंबर 2000 को अंतरिक्ष यान के हिमालयी चंद्रमा की तस्वीर को कैद किया गया था, परंतु सतह विकिरण दिखाने के कारण स्पष्टता से बहुत भिन्न थे। न्यू होरिजॉन्स यान ने प्लूटो मार्ग के लिए गुरुत्वाकर्षण की सहायता से बृहस्पति से उड़ान भरी। वहीं दोस्तों इसकी निकटता पहुंच 28 फरवरी 2009 में की गई थी। यान के कैमरों में आयो पर ज्वालामुखी से निर्गमन प्लाज्मा की गणना की और विस्तार से सभी चारों ओर गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन भी किया था। साथ साथ बाहरी चंद्रमाओं हिमालय और एलारा से ये लंबी दूरी का अवलोकन करता बना। यही नहीं दोस्तों गैलीलियो मिशन। अब तक केवल गैलीलियो ने बृहस्पति का चक्कर लगाया है, जो बृहस्पति को चारों की कक्षा में चला गया था। इस 7 साल से अधिक ग्रहों का चक्कर लगा रहा था। तथा सभी गैलीलियो चंद्रमाओं और गैलीलियाई चंद्रमाओं और एमल्थिया की बहु उड़ानों का वाहक बना। इस अंतरिक्ष यान ने धूमकेतु सुमेर कल लेवी 9 की टक्कर का भी साक्ष्य दिया था, जब ये बृहस्पति पर पहुंचा और घटना के लिए एक अद्वितीय लाभप्रद अवसर दिया। उच्च प्राप्ति रेडियो प्रशासन एंटीना की असफल तैनाती के कारण इसकी मूल डिजाइन क्षमता सीमित थी। हालांकि बृहस्पति प्रणाली के बारे में गैलीलियो से प्राप्त जानकारी व्याप्त थी। वहीं दोस्तों एक वायुमंडलीय प्रतिष्ठी यान जुलाई 1994 में अंतरिक्ष यान में छोड़ा गया था, जिसमें 9 दिसंबर को ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर दिया गया था। इसने पैराशूट से वायुमंडल के 280 किलोमीटर की यात्रा की थी और दोस्तों हम आपको बता दें इसके बाद वह पिघल गया था, संभवतः वाष्पीकृत हो गया होगा। गैलीलियो यान भी दुर्भाग्य से इसी तरह के भी अधिक द्रुत परिणाम का अनुभव है। दोस्तों भविष्य के प्रोब और रद्द मिशन। नासा के पास हाल में एक मिशन अंतर्गत एक ध्रुवीय कक्षा से बृहस्पति का विस्तार अध्ययन चल रहा है। जूनो नामक ये अंतरिक्ष यान 2022 में प्रक्षेपित हुआ है, 2011 में प्रक्षेपित हुआ है कि अंत तक स्थापना पहुंच जाएगा। यूरोपा बृहस्पति प्रणाली। बृहस्पति और उनके चंद्रमाओं के अन्वेषण के लिए नासा या इसरो का संयुक्त प्रवासाव है। फरवरी 2009 में यह घोषणा की गई थी कि नासा और इसरो ने इस मिशन का टाइटन शनि प्रणाली मिशन से आगे प्राथमिकता दी। इस मिशन के लिए इसका योगदान अभी भी इसी की अन्य परियोजनाओं के साथ वित्तीय खींचातान से जूझ रहा है। वहीं दोस्तों इसकी प्रक्षेपण की तिथि 2020 के आसपास रखी गई थी।
लेकिन दोस्तों यूरोपा बृहस्पति प्रणाली मिशन, नासा के नेतृत्व वाली बृहस्पति यूरोपा परिक्रमा यान और ईसा के नेतृत्व वाली बृहस्पति गैनीमीड परिक्रमा यान दोनों को में शामिल किया गया है। वही दोस्तों बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा गैनीमेड और कैलिस्टो पर उपस्थित तरल महासागरों की संभावना की वजह से वहां के बर्फीले चंद्रमा के विस्तृत अध्ययन में विशेष रुचि रही। वित्तीय कठिनाइयों से प्रगति को विलंबित कर दिया गया था। नासा के जीवों को 2009 में रद्द कर दिया गया था। एक यूरोपियन जोवियन यूरोपा परिक्रमा मिशन का भी अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन का स्थान यूरोपा बृहस्पति प्रणाली में मिशन ने ले लिया था। दोस्तों चंद्रमा, दोस्तों बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। इनमें से 20 किलोमीटर से कम व्यास के 70 उपग्रह हैं और इन सभी को कुछ सालों से बाद खोजा गया था। 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो है। गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाना जाते हैं। गैलीलियन चंद्रमा सौरमंडल कुछ बड़े उपग्रहों आयो, यूरोपा, गैनीमीड की कक्षाएं एक विशिष्ट रूप से बनी हुई है जिसे लाप्लास रेजोनेंस से के नाम से जाना जाता है। आयो उपग्रह बृहस्पति के चारों ओर 4 चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, ठीक उतना ही समय यूरोपा पूरे 2 चक्कर और गैनीमीड पूरे 1 चक्कर लगाता है। ये रेजोनेंस 3 बड़े चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण बनता है, जो उनकी कक्षाओं के आकार को विकृत कर अंडाकार कर देता है। क्योंकि प्रत्येक चांद अपने हर एक पूरा चक्कर में पड़ोसी चांद से एक बिंदु पर अतिरिक्त खिंचाव प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर बृहस्पति ज्वरीय बल कक्षाओं को प्रवृत्ति बनाने में कोशिश करता है। दोस्तों चंद्रमाओं का वर्गीकरण। वोयेजर मिशन की खोजों से पहले बृहस्पति के चंद्रमा अपने कक्षाओं तत्वों के समान के आधार पर बड़े ही सलीके से 4-4 के समूहों में विस्तृत किए गए थे। बाद में नए छोटे बाहरी चंद्रमाओं की बड़ी संख्या में तस्वीर जटिल कर दी, जब मुख्य 6 समूह माने जाते थे। हालांकि उसमें से कुछ दूसरों से अलग थे। दोस्तों मूल उप विभाजन 8 अंदरूनी नियमित चंद्रमाओं के समूहों में बांटना है, जिनकी कक्षाएं बृहस्पति के विषुवत तल के नजदीकी और करीब करीब वृत्ताकार तथा बृहस्पति के साथ साथ बने हुए लगते हैं। शेष चंद्रमा अंडाकार और झुकी कक्षाओं के साथ अज्ञात संख्या में छोटे छोटे अनियमित चंद्रमाओं से मिलकर बने हुए हैं। वहीं दोस्तों ये हड़प लिए गए क्षुद्र ग्रहों या फिर हड़प लिए गए क्षुद्र ग्रहों के खंड में जमा हो गए। अनियमित चंद्रमा जिस समूह में शामिल है, समान कक्षीय गुण साझा करते हैं और अन्य प्रकार के एक ही मूल की उपज हो सकते हैं। दोस्तों आपको हम बताने जा रहे हैं सौर प्रणाली के साथ सहभागिता। दोस्तों सूर्य के साथ साथ बृहस्पति गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में सौरमंडल का आकार देने में बहुत मदद करता है। अधिकतर ग्रहों की कक्षाएं सूर्य की भूमध्य रेखा तल की बजाय बृहस्पति के कक्षीय तल के पास स्थित होती हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में किर्कवुड अंतराल अधिकांशतः बृहस्पति की वजह से है और ये ग्रह अंदरूनी और सौरमंडल इतिहास के चंद्र प्रलय के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अपने चंद्रमा के साथ बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उन कई क्षुद्र ग्रहों में नियंत्रित करता है जो कि लाग्रेंजियन बिंदुओं के क्षेत्रों में बसे हैं और अपनी अपनी कक्षाओं से सूर्य की इर्द गिर्द बृहस्पति का अनुसरण करते हैं। ये ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के रूप में जाने जाते हैं तथा ग्रीक कैंप और ट्रोजन कैंप में विभाजित किए जाते हैं। इनमें सबसे पहला एलिचेस मैक्स वोल्फ द्वारा खोजा गया था। इसके बाद 2000 से अधिक और खोजे जा चुके हैं। उनमें से सबसे बड़ा 224 हेक्टर है। बृहस्पति परिवार के अधिकतर लघु अवधि धूमकेतु उन धूमकेतु के रूप में परिभाषित है जिनके अर्धमुख कक्ष यानी कि सेमी मेजर एक्सिस बृहस्पति के अक्षों से छोटे हैं।
बृहस्पति परिवार के धूमकेतु नेपच्यून कक्षा के पार कुइपर बेल्ट में निर्मित माने जाने वाले हैं और माने जाते हैं। बृहस्पति के साथ नजदीकी मुठभेड़ों के दौरान उनकी कक्षाएं एवं एक छोटी अवधि में तब्दील कर दी गई थी और बाद में सूर्य और बृहस्पति के साथ नियमित गुरुत्वाकर्षण द्वारा वर्गीकृत किया गया था। वहीं दोस्तों टक्कर, बृहस्पति को सौरमंडल वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। विशाल गुरुत्वीय कूप और अंदरूनी सौरमंडल के पास स्थित होने के कारण ये सौरमंडलीय ग्रहों के सबसे सतत भीषण टकरावों को झेलता है। ये सोचा गया था कि ये ग्रह धूमकेतु बमबारी से अंतरिक्ष प्रणाली के लिए आंशिक रूप में से ढाल कर कार्य करता है। हाल के कंप्यूटर सिमुलेशन सुझाव देते हैं कि बृहस्पति उन धूमकेतु की संख्या में होने वाली कमी का कारण है जो आंतरिक और सौर प्रणाली से होकर गुजरती हैं। जैसे ही इसका गुरुत्व अंदर की ओर आते हैं, धूमकेतु कक्षाओं में मोड़ता है, मोटे तौर पर उतनी ही संख्या में उन्हें बाहर निकाल फेंकता है। ये विषय खगोलियों के बीच विवाद स्पष्ट बना हुआ है। जैसे कुछ का मानना है कि कुइपर बेल्ट से धूमकेतुओं का पृथ्वी की ओर खींचता है, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि बृहस्पति कथित उर्ट बादल से पृथ्वी की रक्षा करता है। वही दोस्तों ऐतिहासिक खगोलीय आरेखन के एक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया था कि खगोलीय विज्ञान कैसे न टक्कर का एक मिशन दर्ज किया गया हो। सर्वेक्षण की कई 8 अन्य उम्मीदवारों की टिप्पणियों एक टक्कर के होने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर है। वहीं दोस्तों एक काला धब्बा छोड़ गया था जो आकार में ओवल वीए के समान था। इंफ्रारेड प्रशिक्षण ने ये जहां तक ये टक्कर हुई एक उजले धब्बे का दिखाई दिया, जिसका अर्थ है कि इस टक्कर ने बृहस्पति के दक्षिण ध्रुव के पास के क्षेत्र में निचले वायुमंडल को गर्म कर दिया होगा। वहीं दोस्तों टक्कर की अन्य घटनाएं जो पूर्व प्रक्षेपित टकराव से छोटी है। 3 जून 2010 को शौकीय खगोल वैज्ञानिक एंथोनी वेस्लेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया में पाई गई थी और बाद में फिलीपींस में ये एक और शौकीय खगोल विज्ञानी द्वारा इस खोज की वीडियो पर कैद कर दिया गया था। वही दोस्तों जीवन की संभावना, दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद बिजली और रासायनिक यौगिकों का संयोजन ऐसे कार्बनिक यौग से बना सकते हैं जो जीवन रूपी इमारतों की ईंटों के जैसे काम करते हैं। ऐसा ही कृत्रिम वातावरण जिसमें पानी, मीथेन, अमोनिया और आणविक हाइड्रोजन शामिल हो, सभी अणु अभी भी बृहस्पति के वातावरण में ही है। बृहस्पति के वायुमंडल में एक शक्तिशाली ऊर्ध्व वायु परिसंचरण प्रणाली है जो इन यौगिकों की वहन कर निचले क्षेत्रों में ले जाया जाता है। वायुमंडल के आंतरिक भागों के भीतर का उच्च तापमान इस रसायन के मोड़ तोड़ को देखा जाता है जो पृथ्वी अदृश्य जीवन के गठन में बाधा पहुंचाएगी। ये माना जाता है कि पृथ्वी की सतह बृहस्पति पर जीवन की अधिक संभावना नहीं है। वहां के वायुमंडल में पानी की कमी केवल छोटी छोटी बूंदें मात्र है और इसकी बृहस्पति के भीतर गहराई में शामिल ठोस सतह असाधारण दबाव के अधीन होंगे। वोयेजर मिशन से पहले यह धारणा थी कि अमोनिया या जल आधारित जीवन बृहस्पति के ऊपर वायुमंडल में विकसित हो सकता है। यह परिकल्पना स्थलीय समुद्र की परिस्थितियों पर आधारित है, जिसके अनुसार शीर्ष स्तर पर सरल संश्लेषण प्लवक है और निचले स्तर पर ये फलक मछली का भोजन है और समुद्री शिकारी जो मछली का शिकार करते हैं। बृहस्पति के चंद्रमाओं से कुछ पर भूमिगत महासागरों की उपस्थिति से जीवन की अधिकांश संभावना होने की अटकलों को जन्म देती है। पौराणिकी, दोस्तों बृहस्पति ग्रह को प्राचीन काल से ही जान लिया गया था। ये रात को आसमान में नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है और कभी कभी दिन में भी देखा जा सकता है जब सूर्य नीचे बेबीलोनियन से है। यह निकाय उनके देवता मर्डक का प्रतिनिधि है। वे क्रांति वृत्त के साथ इस ग्रह की लगभग 12 वर्षीय कक्षीय अवधि का इस्तेमाल कर
उनकी राशि चक्र के नक्षत्रों द्वारा परिभाषित करते थे। दोस्तों रोमनों ने इसका नाम जुपिटर रखा। लैटिन ने ल्यूपिटर लुपिटर जो रोमन और पौराणिक कथाओं से प्रमुख देवता है, जिनका नाम आद्य भारतीय यूरोपीय संबोधन परिषद डेयुपेटर और पंजीकृत डेयोस्पेटर अर्थ है। पिता के आवश्यक देवता है। ये पिता दिवस के देवता हैं से माना जाता है। जीवन जो जोवियन बृहस्पति का विशेषणीय रूप है। इसका प्राचीन विशेषणीय रूप जीवल है, जोवियल है, जो मध्य युग में ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा नियोजित था, जिसका अर्थ है खुशी या आनंदित भाव से आया है, जिससे बृहस्पति के ज्योतिषीय प्रभाव के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। वहीं दोस्तों चीनी, कोरिया और जापानियों ने ग्रह को काष्ठ तारे के जैसा निर्दिष्ट किया था, जो 5 चीनी तत्वों पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष में हिंदू ज्योतिषों ने इस ग्रह का नाम देवता धर्माचार्य बृहस्पति पर रख दिया गया था। गुरु कहा गया। अंग्रेजी में थर्सडे और थोर्सडे से लिया गया है। वहीं दोस्तों थोर्सडे जर्मन मिथकों से थोर्स बृहस्पति के छोटे ग्रहों के साथ जोड़ा गया है। वही दोस्तों मध्य एशिया तुर्की मिथकों में बृहस्पति को एंड्रेडीज जैसा कहा गया था, जिसका अर्थ है कि ईरन के अर्थ के बारे में कई सिद्धांत हैं। इसके अलावा इन लोगों ने बृहस्पति की कक्षा की गणना 12 साल और 300 दिन के रूप में की थी। वे मानते थे कि कुछ सामाजिक और प्राकृतिक घटनाएं आसमान में एरेंचीज हलचल से जुड़ी है। दोस्तों गैस का दानव उन ग्रहों को कहा जाता है जिसमें मिट्टी पत्थर की बजाय ज्यादातर गैसें ही गैस होती हैं, जिसका आकार बहुत ही विशाल होता है। हमारे सौरमंडल में 4 ऐसे इस श्रेणी में आते हैं: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनमें पाए जाने वाले गैस से ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होती है। हालांकि इसमें अक्सर और गैसों की भी मिश्रण होते हैं, जैसे कि अमोनिया। अन्य सौरमंडलों में बहुत से गैस दानव ग्रह पाए जाते हैं। दोस्तों तारे भी गैस दानों की तरह गैस से बने होते हैं, लेकिन तारे इतने बड़े होते हैं कि उनमें गैस के परमाणु को कुचल देने वाला गुरुत्वाकर्षण होता है। वहीं दोस्तों इनमें मौजूद हाइड्रोजन गैस परमाणु गुरुत्वाकर्षण के दबाव से नाभिकीय संचलन की प्रक्रिया के जरिए मिलकर हीलियम बनना शुरू कर देता है। इस संचलन में बहुत ऊर्जा और प्रकाश पैदा होती है और यही तारों से निकलने वाली रोशनी का स्रोत होती है। इसीलिए दोस्तों तारे हमें चमकीले दिखाई देते हैं। गैस दानवों में भी बहुत गैस और बड़ा आकार होता है, लेकिन इतना नहीं कि संचलन आरंभ हो जाए। गैस दानवों और तारों के बीच में एक और वस्तुओं की श्रेणी होती है जो भूरे बौने होते हैं। ये गैस दानवों से बड़े लेकिन तारों से छोटे होते हैं। इनमें दबाव इतना नहीं होता कि हाइड्रोजन का संचलन शुरू हो, लेकिन कुछ अन्य भारी तत्व का संचलन आरंभ आवश्यक हो जाता है, जैसा कि ड्यूटेरियम और थीलियम है। वैज्ञानिकों में कुछ विवाद है कि किस प्रकार पर वस्तु है गैस दानव नहीं रहती पर भूरा बौना बन जाती है और किस आकार पर तारा बन जाती है। अनुमान है कि बृहस्पति 13 गुना ज्यादा द्रव्यमान होने पर भूरा बन जाता है और 67 गुना ज्यादा द्रव्यमान होने पर तारा बन जाता है। दोस्तों सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं, जो इस मंडल में सूर्य से दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमण करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है, जो अन्य तारों में ना हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। हमारे सूरज और उसके ग्रहणीय मंडल को मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। इनके पिंडों में 8 ग्रह हैं, जो उनके 172 अज्ञात उपग्रह भी पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों 5 बौने और अरबों छोटे पिंड भी शामिल है। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह बर्फीला काइपर घेरे के पिंड है,
धूमकेतु उल्काएं हैं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। वही दोस्तों हम आपको बताते हैं सौर मंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह हैं, जिनमें स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जो मुख्यतः पत्थर और धातु से बने हैं और इनमें से क्षुद्र घेरा है। 4 विशाल गैसों से बने बाहरी गैस दानव ग्रह काइपर घेरा और बिखरा चक्र शामिल है। काल्पनिक ओर्टा बादल भी संधि क्षेत्रों में लगभग 1000 गुना दूरी से परे मौजूद हो सकते हैं। सूर्य से होने वाला प्लाज्मा का प्रभाव सौरमंडल को भेदता है और ये तारों के बीच के माध्यम से एक बुलबुला बनता है, जिसे हेलियोमंडल कहते हैं, जो इससे बाहर फैल कर बिखरी हुई तस्करी के बीच आ जाता है। दोस्तों सौर परिवार की खोज और अन्वेषण। दोस्तों कुछ उल्लेखनीय उत्पादों को छोड़कर मानवता को सौर मंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार वर्ष लग गए थे। बाइबल के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का स्थित केंद्र है और आकाश में घूमने वाले दिव्य और वायवीय वस्तुओं में स्पष्ट रूप से अलग है। लेकिन 140 ईसा में क्लाडियस टोलमिसी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। वही दोस्तों संरचना एवं संयोजन। सौरमंडल सूर्य की और उसकी परिक्रमा करते हुए क्षुद्र ग्रह और उसके धूमकेतुओं से बना होता है। इसके केंद्र में सूर्य और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण है। वरुण के परे यम यानी कि प्लूटो जैसे बौने ग्रहों के अतिरिक्त धूमकेतु भी आते हैं। दोस्तों धरती की आयु। सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों की अपनी खुद की माध्यमिक प्रणाली है, जो प्राकृतिक उपग्रह और चंद्रमा द्वारा परिक्रमित की जाती है, तथा बाहरी ग्रहों के मामले में ग्रहों के छल्लों द्वारा छोटे कणों के पतले बैंड जो उन्हें एक साथ कक्षा में स्थापित करती है। अधिकांश सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह समकालिक घूर्णन जैसे, जिसमें एक चेहरा स्थायी रूप से अपने मूल ग्रहों की ओर रहता है। वहीं दोस्तों सौर वायु द्वारा बनाया गया एक छोटे बड़े बुलबुले से घिरा हुआ, जिसमें हेलियोस्फीयर कहते हैं। इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ सूर्य द्वारा उत्सर्जित हैं। अत्यंत ज्यादा ऊर्जा देने वाले कण इस बुलबुले के अंदर हेलियोस्फीयर से के बाद से प्रवेश करता है। किसी तारे के बाहरी वातावरण द्वारा उत्सर्जन किए गए अवशोषित कणों की धारा को सौर वायु कहते हैं। सौर वायु विशेषकर अत्यधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनी होती है। इनकी ऊर्जा किसी तारे के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर जाने के लिए पर्याप्त होती है। जैसे सौर वायु से सूर्य से हर दिशा में प्रभावित होती है, जिसकी गति और कुछ 100 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों सूर्य के संदर्भ में इसे सौर वायु कहते हैं, अन्य तारों के संदर्भ में इसे ब्रह्मांड वायु कहते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये काफी बाहर और सौर वायु खगोलीय माध्यम से के प्रभाव से धीमी हो जाता है। यह प्रक्रिया कुछ चरणों में होती है। दोस्तों हम आपको बता दें, खगोलीय माध्यम और सौर ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये अत्याधुनिक कम घनत्व वाला माध्यम है। वहीं दोस्तों सौर वायु सुपरसोनिक गति से भी धीमी होकर सब सोनिक गति में आने वाले चरण को टर्मिनेशन यानी शॉक समाप्त कर देती है। सब सोनिक गति पर सौर वायु खगोलीय माध्यम के प्रभाव में आने से दबाव होता है, जिससे सौर वायु और धूमकेतु की पूंछ जैसी आकृति बन जाती है, जिसे हेलियोसिथ कहते हैं। हेलियोसिथ की बाहरी सतह जहाँ हेलियोस्फीयर खगोलीय माध्यम से मिलता है, हेलियोपॉज कहलाती है। और दोस्तों हेलियोपॉज क्षेत्र के सूर्य के आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा के दौरान खगोलीय माध्यम में एक हलचल उत्पन्न करता है। ये खलबली वाले क्षेत्र को हेलियोपॉज के बारे में बोसो या
धनु सदमा कहलाता है। वही दोस्तों ग्रहणीय मंडल, दोस्तों ग्रहीय मंडल उसी प्रकार से बनते हैं जिससे तारों की सृष्टि होती है। अधिकांश खगोल शास्त्र में माना जाता है कि जब अंतरिक्ष में कोई अणुओं का बदलाव गुरुत्वाकर्षण से सिमटने लगता है तो वो किसी तारे के इर्द गिर्द एक आगृहित चक्र बना देते हैं। पहले पहले अणुजमा होकर धूल कणों में बना देते हैं, फिर कण मिलकर डले बन जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के लगातार प्रभाव से इन डलों में टकराव और जमावड़े होते हैं, धीरे धीरे मलबे के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं। वही दोस्तों जो वक्त के साथ साथ ग्रहों और उपग्रहों और अलग अलग वस्तुओं का रूप धारण कर लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, जो वस्तुएं बड़ी होती हैं उनका गुरुत्वाकर्षण ताकतवर होता है और वे अपने आप को सिकोड़ कर एक गोले का आकार धारण कर लेते हैं। किसी ग्रहीय मंडल के सृजन के पहले चरणों में ये ग्रह और उपग्रह कभी भी आपस में टकरा सकते हैं, जिसे कभी तो खंडित हो जाते हैं और कभी जुड़ जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, और जुड़कर ये बड़े आकृति का आकार ले लेते हैं। दोस्तों माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के साथ एक मंगल ग्रह जितनी बड़ी वस्तु का भयंकर टकराव हुआ था, जिससे पृथ्वी का बड़ा सतही हिस्सा उखाड़ कर पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा में चक्कर लगाने लगा, जिसे धीरे धीरे जुड़कर हमारा चंद्रमा बन गया था।